नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जादौन क्लासेज पर। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली सभी मेरी क्लासेज में देखा हुआ है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, लाइन्स पढ़े, लेटर राइटिंग पढ़ी, पेंसिल्स पढ़ी हैं। ये 3-4 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसी सीरीज में आगे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विमांकन या डायमेंशनिंग जिसको हम बोलते हैं। मेरे दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो सही अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, ठीक है। इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनिंग, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, विमांकन। अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूँ, विमा प्लस अंकन, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। विमा का मतलब होता है माप, किसी भी चीज़ की माप का अंकन का मतलब है लिखने का तरीका या करने का तरीका। किसी भी आप जैसे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती हैं, जिसमें जो विमांकन है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हमें पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई ड्राइंग होती है, माप के साथ और विद इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम किसी चित्र की माप ही नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये चित्र किस माप का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है या कितने का बनाना है। तो ये जो विमांकन है ये बहुत बड़ा रोल करता है, इसलिए हमें विमांकन के बारे में नॉलेज होना पूरी तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि मैंने कई जगह देखा हुआ है, किताबों में भी है ये चीज़ कि हम जब भी विमांकन पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट विमांकन की परिभाषा आती है, फिर विमांकन के प्रकार आते हैं, फिर विमांकन करने के तरीके आते हैं, विमांकन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और जो रूल है विमांकन करने के, नियम में कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सबको पता होना चाहिए विमांकन के बारे में, वो सबसे लास्ट में आती है। लेकिन मैं इनको सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम बाइक चलाना चाहते हैं, बाइक चलाना सीखना चाहते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि पहले बाइक चलाना सीख लें और फिर उसके रूल्स पढ़ें कि बाइक ट्रैफिक के क्या रूल होते हैं, बाइक चलाते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सीखने के बाद थोड़ी पढ़ते हैं, सीखने से पहले पढ़ना चाहिए हमें। तो वही चीज़ यहाँ पर है, विमांकन करने से पहले हमें विमांकन के रूलों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ें कि विमांकन कितने प्रकार का होता है, विमांकन कैसे करते हैं, वो डायग्राम बना के हम समझेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसके नियमों की। कुछ नियम है, 10-12 नियम है, उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम है विमांकन का, विमांकन रेखा कंटिन्यूस थिन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जिसमें हमने लाइंस पढ़ी थी, वहाँ पर मैंने आपको एक कंटिन्यूस थिन लाइन पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस थिन लाइन, विमांकन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ये चीज़ों को बनाने में काम आती है। तो उन्हीं में से एक लाइन है विमांकन लाइन, और ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो विमांकन लाइन जिस पर हम माप लिखते हैं, माप लिखने के लिए, किसी भी डायग्राम की माप लिखने के लिए एक लाइन खींची जाती है। ड्राइंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक चित्र है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। अगर मुझे इसकी माप लिखनी है, जैसे ये 20 mm है और ये 50 mm है, अगर मुझे इनकी माप लिखनी है या इस पर विमांकन करना है तो मैं ऐसे डायरेक्ट विमांकन नहीं कर सकता, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता। मुझे लिखने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन खींचनी होती है, पहले वो लाइन मेन लाइन से हल्की होती है और यहाँ पर इसकी तरफ एरो बनाते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पर ये माप लिखते हैं। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये 50 mm लिखा गया है, इस लाइन को हम कहते हैं विमांकन रेखा, ठीक है। तो विमांकन रेखा जो होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, मतलब इसको पतला बनाया जाता है। ज़्यादातर हम 2H या 3H पेंसिल से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, उससे इसका जो साइज आता है वो लगभग सही आता है। 2H या 3H पेंसिल यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा, विमांकन रेखा कंटिन्यूस थिन होती है, इसका मतलब विमांकन रेखा हल्की बनती है, पतली बनती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, विमांकन रेखा को एक्सटेंशन लाइन के मध्य लिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी जैसे एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है, ये होती है एक्सटेंशन लाइन, जो इसके सपोर्ट के लिए खींची जाती है। इनका काम क्या होता है एक्सटेंशन लाइनों का? पहली चीज, अगर हम बिना एक्सटेंशन लाइनों के खींचेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमने लाइन खींची हुई है एग्जैक्ट इसके बराबर में आई हुई है या एग्जैक्ट ये 50 mm की है। लेकिन अगर आपने ये डायग्राम बनाया है उसमें इस लाइन को 50 mm का बनाया है
तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसके प्रोजेक्शन में इस लाइन को सीधा आगे बढ़ाऊंगा तो इसके बीच इसके पैरेलल अगर ये जो भी लाइन बनाएंगे हम, वो भी उतने ही mm की होगी जितने mm की डायग्राम की लाइन। इसलिए हम जब भी विमांकन लाइन बनाते हैं तो हमेशा उसको एक्सटेंशन लाइन के मध्य बनाते हैं। तो ये दूसरा रूल है हमारा, विमांकन लाइन को हम हमेशा एक्सटेंशन लाइन के मध्य बनाते हैं। और जो एक्सटेंशन लाइन होती है ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, और इसको भी हम 2H या 3H पेंसिल से बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें माप। एक्सटेंशन लाइन को विमांकन रेखा से 5 mm अधिक, लगभग का मतलब 5, 4 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब मैक्सिमम 5 mm बाहर निकालते हैं। मतलब विमांकन रेखा जहाँ पर हमारी माप की जो लास्ट विमांकन रेखा होती है उससे अधिकतम 5 mm बड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने ये विमांकन रेखा खींची, तो ये जो लाइन इसके बाहर इसकी जो लंबाई जा रही है, ये वाली लंबाई, ये जो लंबाई बाहर जा रही है ये मैक्सिमम 5 mm होनी चाहिए। 5 mm से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 5 mm होनी चाहिए। मैक्सिमम 5 mm मतलब 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2-3 माप एक साथ करते हैं, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक माप होगी, एक यहाँ से यहाँ तक माप होगी, एक यहाँ से यहाँ तक माप होगी, ऐसे करके कुछ अगर हम माप करते तो जो सबसे लास्ट वाली लाइन होगी ये वाली, ये जो हमारी विमांकन लाइन की सबसे लास्ट वाली लाइन है, इसके बाहर 5 mm अधिकतम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 mm अधिकतम होनी चाहिए, यहाँ से नहीं, ये जो लास्ट वाली हमारी जो डायमेंशनिंग लाइन होगी उसके बाहर 5 mm अधिकतम होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन का ये थर्ड वाला पॉइंट, जिसमें ये कहा गया है कि एक्सटेंशन लाइन को विमांकन रेखा से 5 mm अधिक, मतलब बाहर जो बाहर बनाते हैं मैक्सिमम कितने अधिक बनाते हैं, 5 mm। 5 mm से कम रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना होना चाहिए, 5 mm। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माप, विमांकन रेखा के ऊपर लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हमसे गलतियां होती हैं। क्यों होती हैं वो देखो भी हम देखते हैं। जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये वाला, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। जैसे हमने इस डायग्राम को बनाया, चलो ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींच दी, यहाँ पर ये माप खींच दी, इसको एरो में बंद कर दिया, यहाँ पर भी एरो बंद कर दिया, इधर की तरफ भी एरो बंद कर दिया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसके 2 पॉइंट में एक साथ ले लेता हूँ। माप को ऊपर लिखते हैं और माप को रेखा के मध्य लिखते हैं। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो माप लिखते हैं विमांकन रेखा में, विमांकन में जब हम माप लिखते हैं किसी भी डायग्राम की, तो माप हमेशा सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखेंगे। लेकिन ये माप जो लिखी जाती है वो हमेशा विमांकन रेखा के ऊपर और मध्य में लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है, ऊपर का मतलब ये है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर कभी भी माप लिख रहा हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर माप लिख रहा हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ पर एज्यूम करूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सीधी सी बात है, मेरे ऊपर जो लाइन मेरे ऊपर होगी तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट होगा, ना कि इसके नीचे। कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो गलती क्यों होती है उसकी भी मैं बात करूँगा। होती है गलती, बहुत होती है। ठीक है, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे माप लिखेंगे तो हमेशा हम अपने आप को यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ठीक है, जब भी हम वर्टिकल लाइन पे माप लिखेंगे तो हम अपने आप को यहाँ पर खड़ा हुआ महसूस करेंगे, या यहाँ पर अपने आप को खड़े होकर ये माप लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये 2 चीज़ आप अपना लेते हो, डायग्राम में कभी भी गलती नहीं होगी आपसे माप करते वक्त। लेकिन जो गलती होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हम अपने दिमाग में साइकोलॉजी बिठा लेते हैं। वो साइकोलॉजी ये होती है कि अगर यहाँ पे हम क्या बैठाते हैं अपने दिमाग में कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 50 में, ठीक है, तो जब यहाँ पर कहीं डायग्राम में लिखने की बारी आती है तो जो लड़के होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी है, वो यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उनको ये बताया, और जैसे मैं अगले डायग्राम में कहता हूँ आप यहाँ दर्शाइए, यहाँ पर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर दर्शाइए, तो वो क्या करते हैं, यहाँ दर्शा देते हैं। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि लड़के इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो अपने आप को यहाँ पर एज्यूम नहीं करते। वो ध्यान देते हैं कि सर ने माप कहाँ लिखी हुई है, सर ने माप लिखी हुई है डायग्राम और लाइन के बीच में। तो वो यहाँ पर भी यही काम करते हैं, डायग्राम और लाइन के बीच में। और ये गलती होते ही ये लाइन कहाँ पर आ जाती है, लाइन के नीचे आ जाती है माप। जबकि रूल क्या कहता है हमारा, विमांकन रेखा के ऊपर लिखते हैं, जबकि ये क्या हो गया, विमांकन रेखा के नीचे। तो हमें ये चीज़ नहीं रटनी है
कि डायग्राम के अंदर, डायग्राम के बाहर या डायग्राम लाइन के बीच में ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम माप लिखेंगे तो अपने आप को यहाँ पर पाएंगे, और अगर हम वर्टिकल लाइन पे माप लिखेंगे तो अपने आप को यहाँ पर खड़ा पाएंगे। अगर ये दो चीज़ हम अपना लेते हैं, आपके माप करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट तो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने आप को खड़ा हो पाता हूँ यहाँ पर, तो माप कैसे लिखूंगा मैं 30 डिग्री यहाँ पर। अगर मेरे से कोई कहता है कि इस लाइन में लिखिए, तो सीधी सी बात 30 डिग्री इधर। अगर आपने वापस वो गलती की जो पहले की है, वो वाली कौन सी, कि लाइन के अंदर या लाइन के बाहर, तो वो गलती वापस यहाँ पर होगी। गलती हमें वो नहीं करनी, हमें सिर्फ यहाँ खड़े होकर देखना है। अगर यहाँ पर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन है, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से खड़े होने के बाद देखूंगा तो इस लाइन के ऊपर ये हिस्सा फैलाएगा, और अगर यहाँ से ही खड़ा होकर देख रहा हूँ तो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा वो ये होगा। और नियम हमारा ये कहता है कि हमेशा हमें माप जो लाइन के ऊपर लिखनी है, चाहे लाइन वर्टिकल हो चाहे लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मध्य का क्या मतलब है? मध्य का मतलब ये नहीं कि लाइन को बीच में काट के लिखना है। मध्य का मतलब है लाइन के मध्य में लिखना है, ना इधर वाली साइड में ना इधर वाली साइड, लाइन के बीचों बीच। माप के नहीं लिखना कि कई बार क्या हो जाता है, जैसे मध्य लिख देते हैं तो मैं क्या, जैसे मेरे 50 mm दूरी है तो लड़के क्या करते हैं, इसको 0.25 mm मापते हैं, फिर 25 mm की जस्ट, ऐसे नहीं। अंदाजा काम करना है, 25 की जगह 22 हो जाए, 24 हो जाए, 26 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लगभग मध्य में होना चाहिए, मतलब दूर से देखने पर लगना चाहिए कि हाँ ये मध्य में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको नाप के लिखें, इसमें तो बहुत टाइम की बर्बादी है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि माप को विमांकन रेखा के ऊपर लिखते हैं और रेखा के मध्य में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ईडी में माप हमेशा mm में लिखी जाती है, लेकिन माप के साथ कभी भी mm नहीं लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन, कई लोगों को हो रहा है mm में माप लिखते हैं, mm भी नहीं लिखते हैं, ये क्या तरीका है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी ईडी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें पहले से फिक्स है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर कोई कहे कि यूनिट क्या होती है माप की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो माप की यूनिट होती है वो mm होती है। आपसे बोलने की जरूरत नहीं, आपसे कोई बोलेगा नहीं या कहने की जरूरत नहीं है कि ये माप किस में लिखी हुई है। आपको अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर जो भी माप दी गई है वो माप mm में होगी। दूसरी बात, mm नहीं लिखते हैं, लेकिन माप के साथ mm नहीं लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, जब कोई चीज़ पहले से ही यूनिवर्सल है, पहले से ही फिक्स कर दी गई है कि इसकी यूनिट हमेशा mm होगी, तो ज़रूरत है क्या वहाँ पर लिखने की mm? तो पता ही है पहले से हमें कि माप किस में है, mm में, तो mm लिखने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ वैल्यू लिखिए, mm बार बार हम mm क्यों लिखें? क्योंकि ये चीज़ तो पहले से ही फिक्स है। जब भी हम सीट बनाते हैं तो सीट के यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में भी तो लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच के, ऑल डायमेंशनिंग इन mm। इसका मतलब ये होता है कि सीट पे जितनी भी माप दी गई है वो सब किस में है, mm में। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तब भी ये माना जाएगा कि ये जितनी भी माप हैं वो mm में है। इसलिए माप के साथ हम mm कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन जो माप लिखते हैं वो हमेशा किस में ली जाती है, mm में ली जाती है, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विमांकन रेखा के दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह बनाते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट। यहाँ पर अभी जैसे मैंने चित्र बनाया था, यहाँ पर एक जो वाला, और इसमें जो एक्सटेंशन लाइन खींची हुई थी, ये इसके बीच में एक माप खींची लाइन खींची हुई थी, और इस पर इस तरीके से मैंने तीर के चिन्ह बनाए थे। तो जब भी आप कोई भी माप लिखोगे, पहली चीज़ है आप एक्सटेंशन लाइनों के बीच में लिखोगे, विमांकन रेखा खींचने के बाद विमांकन रेखा के ऊपर और मध्य में माप लिखोगे, लेकिन विमांकन रेखा के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह भी बनाने होते हैं। और ये तीर के चिन्ह इस तरीके से बनाने होते हैं कि ये तीर के चिन्ह सिर्फ इस एक्सटेंशन लाइन को टच करनी चाहिए, ना तो इसको क्रॉस करने चाहिए और ना ही इससे पहले ख़त्म होने चाहिए। अगर क्रॉस करते हैं तब भी हमारा गलत है, और अगर पहले ख़त्म हो जाते हैं तो तब भी हमारा क्या है, गलत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये जैसे एक्सटेंशन लाइन है और अगर आपने इस तरीके से बना दिया, जैसे थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दिया इस तरीके से, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने इस तरीके से बनाया है और तीर का चिन्ह यही ख़त्म कर दिया, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसका रीजन ये है कि जो डायमेंशनिंग लाइन है वो इस वाली लाइन की माप को दर्शा रही है, इस वाली लाइन की माप, ठीक है। इस वाली लाइन की अगर माप को ये दर्शा रही है तो सीधी सी बात है इस लाइन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ये लाइन। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो इससे इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लंबाई हो जाएगी,
ये 50 mm की लाइन है, हमने इसको 54 mm की लाइन बना दी, लिख रहे हैं 50 mm, कहाँ से सही है? 50 लाइन की mm है तो हम जो डायमेंशनिंग लाइन खींच रहे हैं तो वो भी तो 50 mm ही होनी चाहिए ना। अगर 50 mm की लाइन के लिए 54 mm की डायमेंशनिंग लाइन खींच के उस पर 50 mm लिख दें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत होगा। इसलिए ना तो ये एरो वाली जो साइन है वो इससे क्रॉस करनी चाहिए और ना ही इससे पहले खत्म होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। गलत सही ये है कि ये सिर्फ इन लाइन, इन जो डायमेंशनिंग लाइन है उसको क्या करनी चाहिए, हमेशा टच करनी चाहिए, ये हमारा पॉइंट कहता है। नेक्स्ट है पहले छोटी माप और उसके बाद बड़ी माप लिखते हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको भी समझना। पॉइंट तो सारे ही, मतलब जितने भी पॉइंट हैं इसमें वो सभी जरूरी हैं। जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं हम, जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है। मुझे अगर यहाँ से यहाँ पहले माप लिखनी है, फिर यहाँ तक की लिखनी है, फिर यहाँ तक की, तो सबसे पहले मैं ये वाली माप लिखूँगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखूँगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखूँगा। इस तरीके से मापांकन करते हैं, सबसे पहले छोटी माप, उसके बाद बड़ी माप और उसके बाद बड़ी माप, ठीक है। अगर आपने पहले बड़ी माप बना दी और फिर छोटी माप लिखी तो यहाँ पर एक मैंने जो रूल लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। वो कौन सा रूल है हमारा? वो ये रूल, लास्ट वाला रूल, विमांकन रेखा काटनी नहीं चाहिए। अगर आपने यहाँ पर पहले बड़ी बना दी और फिर छोटी बनाई तो जो डायमेंशनिंग लाइन है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, जबकि डायमेंशनिंग लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। पहले अगर हमारे पास माप, एक से ज़्यादा माप हैं, छोटी बड़ी माप हैं और हम एक ही डायरेक्शन में उनको दर्शा रहे हैं, पैरेलल उनको दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि पहले हम छोटी माप को दर्शाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी माप को, उसके बाद उससे बड़ी माप को, और जो सबसे बड़ी माप होगी उसको सबसे लास्ट में दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ के बाद नेक्स्ट, दो विमांकन रेखाओं के मध्य लगभग 5 mm का गैप रखते हैं। लगभग, नाप नाप के नहीं रखना, लगभग 5 mm का गैप रखना है दो विमांकन रेखाओं के मध्य। ये गैप इतना होना चाहिए कि इसके बीच में जो हम माप लिखें वो आराम से आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्षर एक दूसरे को में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में जा रहे हों, या जो अक्षर लिख रहे हैं, जो हम जो लेटर लिख रहे हैं या जो भी अल्फाबेट लिख रहे हैं वो क्या है, इससे दूसरी लाइन से टच हो रहे हैं। इतना कम गैप नहीं रखना चाहिए, इतना ज़्यादा भी गैप नहीं रखना चाहिए कि डायग्राम तो इतना बड़ा है और डायमेंशनिंग इतनी जगह में आ रही है। डायग्राम की जो लंबाई है चौड़ा वो 20 mm 30 mm, लेकिन हमने एक एक लाइन के बीच में 20-20 mm का गैप दे दिया और डायग्राम टोटल 100 mm जगह गिर रहा है, 80 mm जगह गिर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लगभग 5 mm का अगर हम गैप रखते हैं तो सही गैप है, 4-5 सही गैप एकदम, ठीक है, जिसमें हमारी माप भी आराम से आ जाती है और एक्स्ट्रा जगह खराब भी नहीं होती है। डायमेंशनिंग ये भी चीज़ हमें दर्शाती है या इस चीज़ के गुण को भी हमारे अंदर क्रिएट करती है कि डायमेंशनिंग अगर हमको अच्छे से आती है तो हम सीट में जो जगह दे रखी है उस जगह का प्रॉपर रूप से यूज कर सकते हैं। और यही हमें मतलब ड्राइंग में सिखाया जाता है कि आप अगर डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम को इस तरीके से अरेंज कीजिए, क्योंकि सबको एक सीट मिलती है एग्जाम में और सबके लिए सेम पेपर होता है। कई लोगों की सीट में जगह बच जाती है डायग्राम बनाने के बाद, और कई लोगों को जो होते हैं उनके डायग्राम बच जाते हैं, सीट छोटी पड़ जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि डायग्राम को हम इस तरीके से अरेंज करें, जगह को हम इस तरीके से यूज करें कि पूरा डायग्राम आराम से आ जाए, अच्छा डायग्राम बने और सीट की भी कमी न पड़े। तो वो तभी हो सकता है जब हमको प्रॉपर डायमेंशनिंग आती है। विमांकन एक दिशा पद्धति में किया जाता है, एक पद्धति में, हमेशा इस चीज़ का याद रखना है। तो पद्धति कौन सी होती है? 2 तरह की पद्धति होती है, मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। एक अलायंस सिस्टम होता है और एक होता है हमारे पास यूनिडायरेक्शनल। अभी मैं इनके बारे में नहीं, अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, अलायंस और यूनिडायरेक्शनल ये 2 सिस्टम होते हैं। अगर हम किसी एक चित्र पर, हमने जैसे मान लीजिए डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर हमने उस पर एक माप भी इन दोनों में से किसी एक पद्धति में दर्शा दी, मान लीजिए आपने पहले अलायंस्ड में दर्शा दी, तो आपको पूरा डायग्राम में जितनी भी माप है वो सब अलायंस्ड में ही दर्शानी चाहिए, दर्शानी पड़ेंगी, चाहिए नहीं पड़ेंगी, रूल कहता है ये। और अगर आपने यूनिडायरेक्शनल में दर्शाई है तो फिर जितनी भी माप है वो सब यूनिडायरेक्शनल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आधी माप यूनिडायरेक्शनल में और आधी माप हमारी अलायंस्ड, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें याद रखना है
कि जो भी जितनी भी माप कर रहे हैं, अगर हम चित्र हमने बनाना स्टार्ट कर दिया तो उस पूरे चित्र में, पूरी शीट पर हमारी जो भी मापांकन होना चाहिए वो सिर्फ एक ही पद्धति में होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये चीज़ें छोटी सी कई बार हमसे गलती हो जाती है। फाई है, अगर कहीं पर फाई लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या लगा होगा, सॉरी फाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वो व्यास को दर्शा रहा है, किसी भी चीज़ का व्यास दे रखा है, सिलिंड्रिकल जगह है या सर्कुलर वो पार्ट है जिसका वहाँ पर व्यास दिया हुआ है। और अगर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो उसकी त्रिज्या दे रखी है। कैसे लिखा हुआ वो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 30, 50, 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब 30 mm है, इसका मतलब 50 mm, इसका मतलब 60 mm। क्यों? क्योंकि पहले से फिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितनी भी माप होती है वो सब mm में होती हैं, और mm नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। अगर ये किसी चीज़ का अगर व्यास होता तो मैं इसके आगे फाई लगा देता, अगर ये किसी चीज़ की त्रिज्या होती तो इसके आगे आर लगा देता। अगर आपके पास कोई भी ड्राइंग कहीं भी अगर आप देख रहे हो और वहाँ पर R60, R50, R20 ऐसे करके लिखा हुआ है तो समझ जाइए R तो इस R का मतलब है त्रिज्या और 20 का मतलब है mm। तो जो त्रिज्या दे रखी है वो 20 mm दे रखी है। अगर फाई लगा हुआ है तो फाई 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब व्यास है वो 20 mm। ठीक है, ये फाई और R के मतलब है। विमांकन रेखा एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ही हमें ध्यान रखना है। अगर आप डायग्राम बना रहे हो और डायग्राम में अगर आपने जो मापांकन किया है, जो डायमेंशनिंग कर रखी है, अगर वहाँ पर आपकी डायमेंशनिंग लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब आपका जो विमांकन है वो गलत है। ठीक है, एक चीज़ और है जो इसमें मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया, वो ये है कि चित्र के अंदर हम कभी भी माप नहीं करते, चित्र के अंदर कभी भी हम माप नहीं लिखते हैं। इस चीज़ का हमें बेहद ख्याल रखना है कि चित्र के अंदर कभी माप नहीं होनी चाहिए। मैंने कई किताबों में देखा हुआ है कि डायग्राम के अंदर भी माप लिखी हुई होती है, लेकिन हमें इस चीज़ की गलती नहीं करनी है, डायग्राम के अंदर कभी भी माप नहीं लिखनी होती। तो ये कुछ पॉइंट थे डायमेंशनिंग के बारे में, ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, जल्दी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। विमांकन रेखा कंटिन्यूस और थिन होती है। विमांकन रेखा को एक्सटेंशन लाइनों के मध्य लिखते हैं। एक्सटेंशन लाइन को विमांकन रेखा से 5 mm अधिक लंबा रखते हैं। माप विमांकन रेखा की हमेशा ऊपर लिखी जाती है, माप विमांकन रेखा के हमेशा मध्य में लिखी जाती है। ईडी में माप हमेशा mm में लिखी जाती है, लेकिन माप के साथ कभी भी mm नहीं लगाते। विमांकन रेखा के दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह बनाकर लिखते हैं। पहले छोटी माप, उसके बाद बड़ी माप को दर्शाते हैं। दो विमांकन रेखाओं के मध्य लगभग 5 mm का गैप रखते हैं। विमांकन हमेशा एक पद्धति में किया जाता है। फाई से व्यास को दर्शाया जाता है और आर से त्रिज्या को दर्शाया जाता है। विमांकन रेखा कभी भी काटनी नहीं चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, विमांकन रेखा काटनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए, क्या जो भी है। आज से 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें उसमें याद रखना है, वही ऑप्शन सही करना है जिसमें ये लिखा हुआ विमांकन रेखा आपस में नहीं काटनी चाहिए। एक और पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको मैं सीधे ही बोल देता हूँ। हमेशा डायग्राम के अंदर कभी भी हम माप नहीं लिखते हैं या डायमेंशनिंग नहीं करते। डायग्राम के अंदर कभी भी डायमेंशनिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आप डायग्राम के अंदर डायमेंशनिंग करते हो गलत है। अगर डायग्राम के अंदर का मतलब ये नहीं कि ये यही डायग्राम है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, ये तो डायग्राम अंदर है ही, ये तो हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखते हो माप, ये भी गलत है। ये डायग्राम के अंदर ही है, बाहर नहीं। डायग्राम का अंदर का मतलब है डायग्राम की बाहरी मापों के अंदर। तो बाहरी माप मैक्सिमम डायग्राम इतनी जगह कवर कर रहा है, इतनी जगह कवर कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी अगर आप माप लिख देते हो तो वो क्या है, गलत है। यहाँ पर भी माप नहीं लिख सकते हो डायग्राम के अंदर माप नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो डायग्राम के बंद है उसमें नहीं लिखते हैं। डायग्राम जितनी जगह मैक्सिमम कवर कर रहा है उसमें भी माप नहीं लिखते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी को दिक्कत है इन चीज़ों में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ यहाँ से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो चीज़ें भी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास इसके बाद लेंगे इसी की डायमेंशनिंग की दूसरा पार्ट, जिसमें हम डायमेंशनिंग करना सीखेंगे। डायमेंशनिंग करते कैसे हैं, डायमेंशनिंग के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या प्रकार हैं, कौन सी डायमेंशनिंग को कैसे करते हैं, एंगुलर डायमेंशनिंग को कैसे करते हैं, ठीक है, एंगुलर डायमेंशनिंग कैसे होती है, लीनियर डायमेंशनिंग कैसे होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलर डायमेंशनिंग कैसे होती है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।